नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि चेर शासक ने अपने अभिलेखों में किस लिपि और भाषा का जो है कि प्रयोग किया था। तो कौन सी भाषा का या लिपि का प्रयोग किया था? तो मलयालम। कौन सी भाषा का? मलयालम भाषा का जो है कि चेर शासक अपने अभिलेख में जो है प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए डिस्कशन में देखते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यानी जो केरल राज्य है 9वीं शताब्दी में ही स्थापित हुआ था और पहले इसको चेर राज बोलते थे। ठीक है, संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। यानी यहाँ पर जो है कि मलयालम भाषा जो है कि बोला जाता है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में करते थे। जो उस समय के शासक थे जो है कि अपने भाषा और लिपि का प्रयोग जो है कि मलयालम करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित महोदयपुरम चेर राज प्रायद्वीपीय का दक्षिण पश्चिम भाग है, जो किस राज्य का हिस्सा है। तो किस राज्य का हिस्सा है? केरल राज्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि केरल के मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु के ऋणी है। तो ये जो है कि गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक जो है कि सही है, यानी आंसर ए। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपरा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। यानी मलयालम भाषा की जो साहित्यिक कृति है वो 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं संस्कृति तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है निम्न में से मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। तो क्या शाब्दिक अर्थ है? हीरा और मूंगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, खाली स्थान शैली में लिखी गई थी। यानी किस शैली में लिखा गया था? तो मणि प्रवालम शैली में जो है कि लिखा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि मणि प्रवालम जो दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की जाती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि 12वीं सदी में गंग वंश के प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने के लिए निश्चय किया। तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है।
तो एक भी कथन असत्य नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा है, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है निम्न में से जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है जगन्नाथ का, तो संसार का मालिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया है कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कह रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि कथन में कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। तो कथन मेरा सही है। कारण में दिया है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति द्वारा बनाई जाती है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से गंग वंश के किस शासक ने स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था। तो कौन किया था, अनंग भीम तृतीय ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें कह रहा है जिन्होंने भी उड़ीसा के जीता, जैसे मुगल, मराठा, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, मंदिर की धन संपदा। तो ऐसा नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, मंदिर का सामाजिक व राजनीतिक मामलों पर महत्व, तो ये था। तो हमारा आंसर 2 कथन सही है। तीसरा कि मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उसके शासन को मिलने वाला स्वीकार्यता, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी आंसर बी। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इनकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा और अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। और वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से क्या होगा, तो स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि मतलब जितना जो भी, चाहे मराठा हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, मंदिर पर कब्जा करने का उसका मकसद ये था कि यदि हम मंदिर पर जो है कि नियंत्रण कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो स्थानीय जनता है उसका शासन जो है कि स्वीकार कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसमें कह रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में चरण भाट कौन लोग थे। तो कौन लोग थे, तो कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले को चरण भाट बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि संजोग रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है, यानी राजपूत शूरवीर की जो भी कहानी है वो काव्य एवं गीत में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वाभिभक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजपूतों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि राजपूत शूरवीरों की कहानी काव्यों और कहानियों में सुरक्षित रखी जाती है, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। तो पहला कथन सही है। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वाभिभक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है, ये भी सही है। स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती है, ये भी सही है।
तो एक भी कथन जो है कि असत नहीं था, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कथक के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सही कथन का जो है कि चयन करना है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनने वाली एक जाति थी, तो सही है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे, तो ये गलत है। तीसरा कथन में दिया है कि इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, जो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य का एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है, यानी कथक नृत्य जो है उत्तर भारत के से जुड़ा हुआ है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानी लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें कह रहा है कथक शब्द किस शब्द से निकला है? तो किस शब्द से निकला है? तो कथा शब्द से निकला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें कह रहा है कथक निम्नलिखित में किस शासक के संरक्षण के एक प्रमुख कला के रूप में उभरा? तो किसके? वाजिद अली खां के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? तो वाजिद अली खां के संरक्षण में। ये अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह कला जो है काफी उभरा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि कथक नृत्य शैली 2 क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया, तो सही है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि जयपुर के राज दरबारों और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा। कौन? कथक। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन 2 क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसमें कह रहा है कि कौन से नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कथकली को माना जाता है, कथकली को माना जाता है, भारतनाट्यम को माना जाता है, कुचिपुड़ी को माना जाता है। तो ये इन तीनों को जो है कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कह रहा है कि अन्य नृत्य में जिन्हें इन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है निम्न है, यानी भारतनाट्यम तमिलनाडु में इनको भी जो है कि शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कथकली केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ये सब शास्त्रीय नृत्य में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें जो है कि मिलान करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का। तो
हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागजों पर चित्रित किया जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह भी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीन लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन है कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के दरबारों को प्रभावित किया। तो सही है। मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों की चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया, तो खोने दिया, बल्कि प्रभावित हुआ। तो ये भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है कि सही है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों को विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि चित्रकला की बसहोली शैली का विकास किस जगह हुआ। तो किस जगह पर हुआ था। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है हिमाचल प्रदेश की सबसे लोकप्रिय पुस्तक रसमंजरी किसकी कृति है। तो किसकी कृति है। तो भानु दत्त का। कह रहा है 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया जिसे बसुहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह था भानु दत्त की रसमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों को छोड़कर अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो सही है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि वह उन्हें जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप क्या हुआ। चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुआ। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसुहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह था भानु दत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए
पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिन्हें फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपरा थी। ठंडे नीले हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन में दिया है 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपरा थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में कि कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक निरूपण था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ। तो किस भाषा से हुआ, संस्कृति भाषा से हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा था। किसका रहा, तो सुल्तानों का रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि 14वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वह ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। तो ये भी सही है। 1580 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे प्रांत माने जाने लगा। तो ये गलत है। चौथा कथन में कि मुगलों के प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है, यानी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किस भाषाओं के स्रोत से प्राप्त हुआ। तो किससे, फारसी भाषा से, यूरोपीय भाषा से, जनजातीय भाषा से। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया गया है कि वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ, पर यह अपने क्रम विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का यह हिस्सा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से बंगाली साहित्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक संस्कृति का ऋणी तथा दूसरा क्या है, स्वतंत्र। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि दूसरी श्रेणी में नाच सहित शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ये सब शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानी, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि निम्न में से मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है। तो किस क्षेत्र से, तो बंगाल से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से बंगाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सत्य है। पहला कथन में दिया है कि 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्हें कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया, तो ये गलत है। दूसरा कथन में है कि मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है निम्न में से पीर श्रेणी में कौन से लोग शामिल है। तो कौन से लोग इसमें शामिल होते था, तो हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता और जीवात्माएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। कह रहा है इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में दिए गए कथन और कारणों पर विचार करें। कथन में दिया है कि बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियां में पूजे जाते थे, 18वीं सदी में उसे प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। तो कथन क्या है मेरा, सही है। कारण में दिया है कि 18वीं से 19वीं सदी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली ली, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दो चाला और चौचाला स्थापित कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से, बंगाल क्षेत्र से है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसमें कह रहा है कि मंदिर के बाहरी दीवारों जिन्हें सजी होती थी, तो किससे सजी होती थी, सजावटी टाइलों से, मिट्टी के पत्तियों से, चित्रकारियों से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से। कह रहा है उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिर की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिर में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कह रहा है मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों को भोजन सूची में प्रमुख स्थान है, तो सही है। बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, तो ये गलत है। ब्राह्मणों को शामिश भोजन करने की अनुमति थी, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, केवल एक जो है कि सही है। डिस्कशन में दिया गया है परंपरागत भोजन संबंधी आदत आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान का उल्लेख भी मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा, मंदिरों और बौद्धों बिहार की दीवारी पर जो मिट्टियों की पट्टी लगी है उसमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। ब्राह्मणों की शामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसे निषेध में ढील दे दी और बृहद्रम पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृति ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस संस्कृत ग्रंथ में बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म के मछली खाने की अनुमति प्राप्त थी। तो बृहद्रम पुराण में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।